सीजेपी आंदोलन, बाह्य प्रशासनिक सुधार बनाम आंतरिक चेतना का रूपांतरण। हाल ही में भारत में हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन, जो नीट परीक्षा के पेपर लीक के विरोध में शुरू हुआ था, देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में दर्ज हो गया। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, मुआवजा और मुकदमों की वापसी जैसी तात्कालिक जीत को देखकर अमूमन लोग इसे एक सफल आंदोलन मान रहे हैं। लेकिन क्या यह वाकई व्यवस्था की मूल बीमारी का इलाज है? यदि हम भारतीय दृष्टिकोण से इस आंदोलन की पृष्ठभूमि, इसके प्रेरक तत्वों और इसमें शामिल युवाओं की कार्यप्रणाली का गहराई से मूल्यांकन करें, तो हमें एक बहुत ही अलग और कड़वा सच दिखाई देता है। यह आंदोलन केवल एक परीक्षा या पेपर लीक का संकट नहीं है, बल्कि यह हमारी सामाजिक और मानसिक चेतना का संकट है। आंदोलन का नेतृत्व और उसकी सीमाएं। इस आंदोलन को लीड करने वाला युवा वर्ग पढ़ा लिखा और सोच विचार करने वाला जरूर था, लेकिन उनका उदय किसी दीर्घकालिक विचारधारा या उच्चतर विचार से नहीं हुआ था। यह केवल एक तात्कालिक घटना के प्रति प्रतिक्रियात्मक और आवेगात्मक रिएक्टिव एंड इम्पल्सिव लहर थी। आज युवाओं में यह एक आम प्रवृत्ति बन चुकी है। जब जो मुद्दा सामने आता है, चाहे पेपर लीक हो या पर्यावरण या अन्य, वे उसी के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन उनके पास किसी स्थायी दर्शन का अभाव होता है। इस आंदोलन में शामिल युवाओं की मनोवृत्ति को दो भागों में देखा जा सकता है। पहला वर्ग स्वयं पर केंद्रित। यह वह युवा है जो अपनी पढ़ाई और करियर के निजी दायरे में रहना पसंद करता है। वह आंदोलन में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उसे लगा कि बाहरी व्यवस्था का भ्रष्टाचार उसके व्यक्तिगत सुरक्षित ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है। वह सामाजिक चिंता तभी करता है जब उसका स्वयं का हित प्रभावित हो। इस सीमित दायरे से व्यवस्था की वास्तविक समस्या को पकड़ पाना नामुमकिन है। दूसरा वर्ग, बाह्य समाज कल्याणवादी परोपकारवादी। यह वर्ग समाज का हित तो चाहता है, लेकिन उसका पैमाना केवल बाह्य ढांचा, भौतिक सुख सुविधाएं, समय पर परीक्षा होना और मुआवजा है। अतीत गवाह है कि केवल बाहरी ढांचे या खोखली पहचान को सर्वोपरि मानने वाली विचारधाराओं, जैसे जर्मनी का नेशन फर्स्ट या रूस का मदर रसिया, का अंत कितना विनाशकारी हुआ है। इसलिए जब तक हम केवल बाह्य ढांचे को सुधारने की बात करेंगे, हम वास्तविक समाधान तक नहीं पहुंच सकते। इसके बाद कड़े कानून बनाने या अपराधियों को मृत्युदंड देने जैसे तर्क भी पूरी तरह निस्सार, खोखले साबित होते हैं। वास्तविक कारण पुर्जों की खराबी नहीं, बल्कि चेतना का संकट। भ्रष्टाचार, पेपर लीक और बेरोजगारी जैसी देश की बुनियादी समस्याएं किसी गाड़ी के खराब पुर्जे जैसी नहीं हैं, जिन्हें मैकेनिक की तरह बदल दिया जाए। यह असल में हमारी चेतना और जीवन के प्रेरक तत्वों के मूल्यों में गिरावट है। आज की हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षण संस्थानों का एकमात्र उद्देश्य छात्रों को थोड़ी बहुत जानकारी देना और आजीविका कमाने के लिए जीवन के रास्ते खोलना रह गया है। वर्तमान व्यवस्था व्यक्ति को स्वयं को केंद्र बनाने की शिक्षा देती है। यह मनुष्य को प्रेरित करती है कि वह यह देश और समाज की हर चीज को अपनी मन मौजों और व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के साधन के रूप में देखे। इस व्यवस्था ने भारतीय मन को यूरोपीय भौतिकवादी विचारों, वेस्टर्न मटेरियलिज्म, के अधीन कर दिया है। परिणाम यह है कि हम अपने जीवन के प्रति एक अत्यंत संकुचित और भौतिक दृष्टिकोण लेकर बैठ गए हैं। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सुख संपदा, ख्याति और सुरक्षा के लिए तो पूरा प्रयत्न करते हैं, लेकिन देश के लिए हमारे प्रयास केवल तभी सामने आते हैं जब हमारे भीतर कोई डर हो या हमारी व्यक्तिगत असुविधा हो रही हो। जब तक हमारी चेतना इस पाशविक और सुविधा भोगी स्तर, सर्वाइवल कॉन्शियसनेस, पर अटकी रहेगी, तब तक हम समस्याओं का हल नहीं ढूंढ सकते। कोई भी जीव अपनी चेतना के स्तर से ऊपर उठे बिना अपनी उच्चतर समस्याओं को हल नहीं कर सकता है। सही दिशा।
आत्मा के सत्य का विकास। यदि हमें इन समस्याओं को जड़ से खत्म करना है, तो हमें तात्कालिक सुधारों से आगे बढ़कर अपनी शिक्षा व्यवस्था और समाज के पूरे ढांचे को पुनर्गठित करना होगा। हमें एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जो सफलता, आजीविका और धन को दिए जाने वाले एकांतिक अत्यधिक महत्व के स्थान पर मनुष्य को उसकी आत्मा के साथ संपर्क स्थापित करने में मदद करे। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि सत्ता के सत्य के विकास और उसकी अभिव्यक्ति को सर्वोपरि रूप देना होना चाहिए। जब देश का युवा इस उच्चतर चेतना से लैस होगा, तभी वह अपनी संकुचित व्यक्तिगत सीमाओं से बाहर निकल पाएगा। तभी वह देश की वास्तविक पुकार को समझ सकेगा और समाज व राष्ट्र के उत्थान के लिए आवश्यक कष्ट उठाने तथा अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए सहर्ष तैयार होगा। निष्कर्ष: सीजेपी आंदोलन ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो करा दिया, लेकिन जब तक देश का मानस और उसकी चेतना इस भौतिकवादी संकुचित दायरे से मुक्त नहीं होती, तब तक चेहरे बदलने से व्यवस्था नहीं बदलेगी। यह आंदोलन एक चेतावनी है कि अब हमें कड़े कानूनों की मांग करने के साथ-साथ अपनी आंतरिक चेतना और शिक्षा के मूल स्वरूप को बदलने के लिए एक वैचारिक क्रांति की शुरुआत करनी होगी। इसमें बहुत सारे विचार विमर्श, कुछ चीजों का बहुत अच्छा दृष्टिकोण है, कुछ चीजों का मंगल मंगल हो गया। जिसके मन में जो भी थॉट इसके मामले में है, उसकी चिंता नहीं है हमें क्या वो है कैसा है, वो हमें शेयर करना चाहिए। ये आंदोलन में तो ये तो देखे कि वो अन्य का बच्चा कर रहा देखा सामाजिक तत्व टाइप का बच्चा कर रहा है बर्बाद छात्र में या कार्य भी मारे खाओ पर बीच उसके उसको भी मारे पर बस कर करवाने को आ गए और बस कितना था उन्होंने कहा शिक्षा व्यवस्था से या सब मतलब कुछ नहीं उनका सुविधा कुछ नहीं शिक्षा व्यवस्था से कोई नहीं मतलब गवर्नमेंट ने कौन सा मतलब है बार बेरो कोई है बात और तो कोई दोषी माने कौन जा शिक्षा व्यवस्था कौन सा तो पेरेंट है कौन सा विद्यार्थी दिखाने कोई इंटरेस्ट के हाथ आ जाए बस मतलब ये और तो बच्चों को दोष को नहीं माने कोई ना इंटरेस्ट शिक्षा मंत्री ने इंटरेस्ट हो तो वो चोरी करो के अपॉइंटमेंट के लिए पैसा ले जो शिक्षा मतलब शिक्षा से मतलब वो तो बदमाश शिक्षा से तो कोई नहीं यह बात तो ठीक है या कोई एक दोस्त दृष्टिकोण नहीं हाँ तो आप हासिल है एक आदमी ने इंटरेस्ट था शिक्षा से हो या कोई आदमी मिले पर बात तो शिक्षा को समझ ही कोई नहीं शिक्षा तो एक मीन्स है पेट भरना थोड़ा एफिशिएंटली बनना है ज्यादा बात ये जो राजनीतिक पार्टी है जो क्षेत्रीय दल है वो इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हुआ है लेकिन भाई ये तो एक बड़ी इमरजेंसी में वो पंखे को लागू करके नहीं भी आपातकाल में कहीं आने की कोई भी गवर्नमेंट के विरोध में मैं शिक्षा मंत्री को लगा कहेंगे दुश्मन को तो सिखाना जो मैंने गांधी जी मान बता रहा हूँ सारा सिस्टम हटवाने वाले आज तक जो गांधी ने मान बताए गए सारे पाठ्यक्रम में क्या मानता है गांधी गांधी जी है, नेहरू जी है, जो आपका सावरकर है, शिवाजी है, वाले भी शामिल करा गोपा की ज्यादा महाराणा प्रताप राष्ट्रवाद के कौन था ना तो ये कोई इश्यू कौन तो वह खातिर शिक्षा मंत्री जो आदमी चोर है डकैत ठीक है ना बस लाख मारिया ने बेरो अब पत चीज तो अच्छे अच्छे आदमी का जगह बिल्कुल ना कौन सा भाई यही क्यों यार ये कोई आदमी डकैती करे दिल्ली के अंदर इतनी डकैती कर रखी सारी एजुकेशन की संस्थाओं ने खत्म
कोई नया अपॉइंटमेंट अभी है जो वो बने वो मैंने टीचिंग आवा है बट है नहीं बस जो एजुकेशन मिनिस्टर को काम यो काम तो मुसलमान भी को नहीं करियो फिर अंग्रेज या मुसलमान कोई भी जो काम तो नहीं करे। ये फैक्टर श्याम ने था ये हमें इन्वॉल्वमेंट हो आप नॉर्मली क्या करोगे जो आदमी रेस्पॉन्सिबल है भाई तुम्हारे को जो छोटा कर्मचारी है, वह भी चोरी तो करे ही है बना काट दो राम मंदिर में भी यही कर रहे हैं हमें भी कर रहे हैं फिर तुम कोई चीज को इंचार्ज है आपने पहले जो हिंदुस्तान को कहते हो कि अगर कोई राज्य के अंदर कोई पब्लिक भी खराबी काम करे सरकारी कर्मचारी की तो बात ही को और पब्लिक कोई गलत काम करे तो राजा को दोष है तो बोल दो या कह दो के आपकी विज्ञान ये जो वहाँ के नीचे का खास काम कर रहा है वहाँ का एडीसी है वहाँ के सारे बैठे वो कह मेरे कोई बात है यार और तू तो बंधु है कि तने यही कोने दिख रही होगी ये चोरी कर रही है तो आदमी काम को कि अपने धन उठा के जेल में पड़े पटका या बता आज कितनी सुपर फैसिलिटी है यार तेरे घर में तेरे काम करनी हो तेरे सागे रहनी हो सारे तेरा सब काम करनी हो वो आदमी डकैती करा तो कोई मैंने बेरो बनते हुए डकैती व्यक्ति को तो दाम उठाना होता है है कि परेशान सिर्फ पीछा लेने के लिए करे ना तो जिसको करे पीछा लेना तो परेशान करेगी वो तो फिर को मतलब ये है कि जो चीफ मिनिस्टर है मैंने लटकाओ सारा अरे वो यही साहब तो भाई तो आप पब्लिक करे कोई काम करे आप राजा को दुनिया की व्यवस्था करिए आपके मन में आई के आया बात क्या हालत थी लोग आपने स्टैंडर्ड ये था मतलब कोई अब ये कहे कि मारे सागर है मेरे बेटो करे मैं क्या करा लुगाई करे कोई बात है पब्लिक यहाँ की नीच होगी कि वो कहे हाँ मैं यो किया करे तो कौन मान वो तो 1 मिनट में मान गया बनाना वो तो हाँ गलत रिव्यू भी वाइफ को कोई की मानना नहीं कैसे ना बेटो मानना है आज के दिन नहीं पर नहीं मान ले तो उन्हें क्या कर रहे हो बेचारा तेरे घर में जब चोर है मैं तेरी मारने को दुपा खसा के रह रहे हो तो अठी क्या करेगो एम को तेरो कोई दोस्त बने मैं बुरो को नहीं माना पर तेरो काम राज करने को नहीं तू कहे राजा हो जाओ नहीं नहीं माने तुम्हारा छोड़ो परे जाओ कभी थे जरा रहो मेरे रो मतलब चोरी कौन करी तू तो सागे रहे करे तो पीछा देर के ना आवे बदमाश ये एक तो ये एक्सप्लेनेशन तो बहुत बेकार है फिर ये एक्सप्लेनेशन ये जगह रेस्पॉन्सिबल वाला पकड़ लिया रेस्पॉन्सिबल तो राजा है फिर तो मैंने लटकाना तुम्हें तो को मिनिस्टर कह जरा मोदी बस ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है तेरे नहीं है मिनिस्टर कहे तो क्यों रखो भैया कहा और तू का मैंने बेरो को तू क्या करोगे देश को मैंने तेरी मिनिस्ट्री को ही कोई बेरो की बात क्या है तो देश के लिए क्या करोगे बेकार है और इतना जासूस वगैरह क्या सैकड़ों रिपोर्ट आवे पीछे करना आवाज को क्यों बोले पर मैं देखी मुकान बेरो को नहीं गई उत्तराखंड में इतनी चोरी कर रहे हो पीछे बेरो फुटेगी मीना देवे हम लोग को कह लो थोड़ा लंबा मिले मुझे कह लो सुमित्रा जी था तो बोले गलत नहीं करेगा तो करेगा क्या वो इतने रुपए पूछा क्या था मैंने सोनिया को हर महीने नहीं देगा तो आउट ये तो कोई भी करे हरेगा वो तो उसको नहीं तो करना ही पड़ेगा देखा था हमने
तो ये कह लो चोरी करे मैं थोड़ी रिश्वत में थे मैंने चीफ मिनिस्टर बना रखे है बदमाश। ये अकाउंटेबिलिटी इंडिया में बहुत जबरदस्त कर नहीं सके। तो अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं, खाली जो आदमी कमजोर है मैंने ब्लेम करके मैं तो कहते हो मैं कोई नहीं करेगा, वो ईमानदार है वो भी चोर है पर से बड़ा चोर हो तो बच्चे हो अच्छे भी यही हो रही थी बिना पर कार्रवाई करना चोर की माँ है पर करो कार्रवाई। छोटा छोटा चोरा में क्या करे करो। पर यह तो एक दूसरा एस्पेक्ट और बताओ होता है रामचंद्र जी जो थारा भी मतलब ये बात है देखिए बोलो। अगर तो व्यवस्था है, ये आरसीबी का कह रहे हैं राज्य में शायद सब है आरसीबी का कमाने का है नहीं है शायद वो और आगे कुछ सारा है कि वो भी है तो सर ठीक है सब लोग चोर हैं को मतलब यह कोई नहीं कि चोर नापा छोड़ दिया मैंने सल्टाओ तो सही में से जागो मैं भी सोचेगा बड़ा सल्टा है तो तुम्हारे कोई नहीं मैसेज है बदला ललिता थी मैंने क्या देख रही मारना शुरू कर दो मैसेज चलोगे बोले ये तो मारे है ये तो आगे सागे हो जाओ नहीं तुम्हारे तुरंत मैसेज चलोगे। तो अगर जो आदमी पकड़े जा ठीक है जो पकड़े हुए तो और भी जोड़ जा अब क्या हट आर्ग्यूमेंट जो भी हाथ आगो बस बचा के सल्टाओ और कोशिश क्या करोगे कुछ छुटे नहीं क्या कह के सभी चोर है। मारक खुद है वो भी। वैसे कोई दिक्कत को नहीं कानून से बना रखो है कि भी चोरी करे मैंने तो कोई आए मर्डर कर ले मर्डर तो यार बैठे है तो भी मर्डर तो काम खत्म हो जाओ जो एक तो परवर्स आर्ग्यूमेंट है ये कानून क्यों बना रहे हो बाद पार्लियामेंट ने कहते कि कानून बना दे मर्डर तो इग्नोर कोई भी हो कोई कानूनी दोष को ये कोई बात नहीं है फिर पार्लियामेंट में बैठ के कानून बना रहे हो कि चोरी करे में किया है और पीछे है कोई सही चोर है कोई बात नहीं ये कोई आर्ग्यूमेंट है। तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई काम है। बेटा सुमन तो जेल आ गया है बदमाश कौन लग रही है तो चाह के फोड़ दो बख्शने लायक कौन क्या करना कि बुद्धि खराब हो गई टाइम जो पड़ेगा जगह महाचोर है बेईमान है तो या क्या है कि हमारे जी तो ट्रांसपेरेंट कोई आदमी आते को है ही कोई नहीं तो ट्रम्प करे कुछ नहीं इतनो इतनो ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन कभी कोई नहीं अमेरिका में ट्रांसपेरेंटली ट्रांसपेरेंट है मोदी जी जितने ईमानदार को नहीं कोई आया लाल बहादुर शास्त्री है देखो रेलवे की दुर्घटना हुई नेहरू जी मैंने बहुत समझाया बोले सुन यूं मेरी मन में महसूस करी मेरी वही क्यों यार आदमी पड़ेगा मैं मेरा काम है मैं रेलवे मिनिस्टर हूँ मेरी छोड़ दी नेहरू जी बोले झाड़ो
देश ने याद प्राइम मिनिस्टर बने बना। थोड़ा जमीर बेसर में जो आदमी रोज रुपया ले रहा है अपॉइंटमेंट का, घरा पूछ रहे हैं। सुमन तो ये बताई थी कि जो थाने कोई काम होना है तो 15 लाख रुपया बने दे, तो तुम्हें मिल रहा है। फीस है कि 15 लाख की बड़ी राजा लोग या पब्लिक ने जाकर ब्रेक साइड पूछते हैं कि पब्लिक मिलने तो 15 लाख रुपया फीस का ले बोले, कुछ नहीं मिल रहा है। अब बोलो। हाँ शर्मा जी का पता नहीं कोई इंसिडेंट हो उसको नाम वो गांव का वो गौशाला वालों, तो ये लोग रोज वहां का ना आता रहता, मतलब साल में 2-4 बार हम छोटे कन्वेंशन कराए, आरएसएस वाला मतलब टॉप लीडरशिप आका बड़े कराए रहे वह 8-8 दिन 10 दिन। और जब यो हो ना सब ना तो होगा लाइन मार्क्स करते हैं गाया का चले 85 उनकी का उसकी तो बड़ी दुष्टा सॉरी होगा गाया नहीं। मोहन भागवत ये 15 दिन तक सारी आरएसएस की सारी सीनियर लीडरशिप बैठे रही, बैठे खाओ खाए उसको काम करो। अब थोड़ा ही दिन बाद में लगे गौशाला गरीब है। ज्यादा बैठे लोग जब भी कोई पेड़ यानी मीटिंग होना वही करते वो बिल्कुल आओगा पड़े। अब जब यो एक आदमी है फिर इतने तो किया उसका आरएसएस का दौर बात कर रही है और पीछे गए बाकी बड़ी गौशाला नष्ट कर जावा जब नंबर गाया ये पकड़ बिना नोटिस दिए वो बिल्कुल जिनका लोग जिनका न्याय माफिया वाला है सबको सब जब ये लोग बात करी शर्मा जी मतलब बड़ी न्याय माफिया वगैरह तो जिस सही करो पटक खाया था 20 साल के लिए लेवल भाई बात यह है जिज्ञासा क्या राजा के शासन में एक भी अनाचार हो पर राजा की मौत। तो खुद करवानियां है और बचाव की है। बैंक के अंदर कोई दोष को नहीं, आप अजिया का काम कराएंगे बैंक कहेंगे एक चार हो। सोचने की बात यह है कि आप आए स्थिति में कहीं आका ये कोई चीज नहीं। बस हमें कहानी बताई थी महादेव भाई, वो आदमी बोले मेरी पूरी जिंदगी बेकार गई चंद्र प्रकाश जी वो ढा डालो बस 80 वर्ष को आदमी। वो बोले सर आज क्यों, वो महादेव भाई हमारी कोई गलती होगी? बोले नहीं आपको मुझे क्या गलती, मैं रो रहा हूँ कि साहब मैंने किया क्या 80 वर्ष तक, मैंने सफेद को काला सुंदर, काले को सफेद सुंदर। मैं मतलब 14-15 वर्ष का था जब से किसान आंदोलन में कांग्रेस के साथ, विनोबा जी के साथ, गांधी जी के साथ आंदोलन करा, राजपूतों के खिलाफ खड़ा हो, ये अत्याचार कर रहे हैं, मेरी सारी जमीन गरीबों को बांट दी, ये बटा चौधरी था, ये सब काम किया लोगों को। अब स्वराज आएगा, उनको क्या बात हुई? बोले आज जो घटना हुई मैं दिल दहल रहा, उठाना आया वही बोले तो कॉमन बात है, ऐसे रोज लोगों के साथ होता है। आदमी आजादी के लिए प्रयत्न करो किया ही आजादी को मतलब कोई नहीं कि अंग्रेज अच्छा था, बंद तो और मार के काटना चाहे, पर आजादी आई, आजादी तो अंदर चाह आजादी बाहर से
अंग्रेजा के द्वारा शिक्षित आदमी था, वह सब लीडर बना, कोई वकील, कोई बैंक, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई कुछ। तो बस क्या उम्मीद करो तो। ये तो आपसे तो बहुत उम्मीद थी, ये तो हाँ? आपसे तो बहुत उम्मीद थी, जो ही मान जाए था कि ये तो लायक भी है। अभी जो है आंदोलन के बारे में कई बातें हैं। ये नॉर्मल टेंडेंसी है कि भाई ये आदमी भी खराब, कोई चोर जा रहा, आप उसको पकड़ लिया, तुम भी तो चोरी करी है यार, ये इश्यू है यार। देखने की बात है, इसने चोरी करी, ये मर्डर आदमी कर, इस तुमने भी तो पहले मर्डर। ये कितनी बेवकूफी की बातें हैं। आदमी की नॉर्मल टेंडेंसी चोरी कर, चोरी पकड़, और भी तो सब चोरी करे, तो अपना आप जस्टिफाई करने की बात करिए, और तो कुछ बात बदमाश दूसरा करे या नहीं करे, बस तेरे जस्टिफाई हो गया। ये लोग तो कोई जस्टिफाई कर रहे हैं, ये लोग तो जो आर्ग्यूमेंट आवे ना कि भाई ये लोग यहाँ था, वही था, अंदर बात यह है कि जो काम तो देखो, मेरा दृष्टिकोण जो है कि भगवान की कृपा है, तो जिया ये लोग इतना नीचता का काम कर रहे हैं, माने तो चाहे कोई आवा मारे, चाहे कटौत के सही मरवाना पड़े, इश्यू को नहीं। तो मेन इश्यू तो ये था कि ये लोग जो काम कर रहे था, अब को सवाल थो कि प्रकृति में से कई तरह की शक्ति मैंने विरोध न करे, तो देवी शक्तियां तो खत्म हो चुकी, कोई स्थानिक होने वाला, तो जय शक्तियां ने स्वार्थ की वह शक्तियां का स्थान है, वह भी आखिरी में रिजोल्यूशन के खिलाफ तो खड़ी हो गए, वह शक्तियां खड़ी हुई और खुद खड़े हो आखिरी में, बिल्कुल आपके शुद्ध स्वार्थ वाला लोग भी खड़े हो जाता, क्योंकि थे बिल्कुल मटिया मेट कर रहे, ये तो एकदम मटिया मेट कर रहे, ये तो खाली एक ऐसी आवाज देने में बहुत अच्छा, हाँ, और वास्तव में महान से महान न्याय करें। जब जज बैठ के अब आपने बच्चों पढ़ लो, अब की बात क्या है, कोई नहीं, विमानसु है, वो बोले अंकल जज जो है रुपये लेके वकील को कहता तुम वैसा लिख दो, सामने के वकील को फैसला लिखवा लेता है, वो शुरू जहां भी संभव ऐसा काम वहां वैसे समझ आप जज के बदले क्या सत्ता रखे हम। तो ऐसे लोगों को करने के लिए प्रकृति कोई भी काम नहीं दे, जो भी काम में प्रकृति लेगी वो लेगी। तो शिविंद का कहना था असुर है, एक दूसरा असुर से लड़ाई होगी, हो गया शक्त हो गई, स्टालिन मेरे दूसरे असुर से इसके पहले, तो स्टालिन खराब था इसलिए हिटलर बढ़िया नहीं हो जाता। जो चीज संभव है माँ ने एक्सप्रेस करके उससे लड़वाया, तो हमें ये देखना है इसमें तो ये लोग इतना अनाचार कर रहे थे, तो इस हद तक गवर्नमेंट अपने व्यवस्था आ गई कि एक एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं, पढ़ाई तो करवा ही नहीं सकते, एग्जामिनेशन कंडक्ट भी नहीं करवा सकते। यहाँ 5 या 6 बार गैर होती है टाइम में 4 या 5 बार पेपर लगातार आउट, 7 बार, है 7। अब बोलो, अब बच्चों से परीक्षा की तैयारी करे, 7 बार वो अगर परीक्षा देगा तैयारी करे, तो बच्चे के लिए कितनी घातक है, उनकी क्या साइकोलॉजी रहेगी, फिर 7 बार परीक्षा जो हर बार कैंसिल हो, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बच्चा का बहुत बड़ा आघात है। मैं आज ने बिल्कुल रहने को राइट को नहीं बनाया, 1 मिनट में बना हटा देना चाहिए, तो भागो, ये क्या चीज पर डिबेट कर रहे हो, 18 में परीक्षा से कंडक्ट होने कर छोड़ो बाद में, परीक्षा थी होने में जब पढ़ लिया सर्टिफिकेट कोई भी नहीं, परीक्षा कभी नहीं, इतना दिन से देवे ही लगा है, धीरे धीरे ये क्लासेस में करता जाए, परास्त परीक्षा बचाओ, जब लगे इतने साल पढ़ लिया मैंने सर्टिफिकेट दे दो,
बोले 7वीं तक परीक्षा को नहीं, 8वीं तक परीक्षा को नहीं, 10वीं तक भी तो और क्या करेगा? अच्छा मार्किंग मत करोगे, बच्चा सुसाइड कर लेगा। हाँ, तो ABCD बस ये वाला का रैंक ये भी मत दो, रैंक दे वो भी मत बस। अब ये सब चीजें जो है अपन है के बाद में अपन चेतों को नहीं हुआ, अपन ये देखने के लिए तैयार को नहीं, तो कैपेसिटी कौन सी भाई ये मामला हो रही। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था नहीं ठीक हो तो देश को डिकम्पोज नहीं करेगा। आप सोचो ये बच्चे जिनको कोई चीज मिली नहीं, उनको अपने बच्चे को दोष दे, ये बेकार है। बच्चा छोटा सा, उसको आपने शुरू से ही जहर के रूप में दिया, जहर तो दे रहे हो उसको, उससे एक्सपोज कर रहे हो। तो ये समाज की, देश की, परिवार की जिम्मेवारी है कि बच्चे को सही, वो आप नहीं दे रहे, फिर वो आपको मारना शुरू करें, फिर शिकायत करो आप, शिकायत नहीं कर सकते। तो ये काम करेंगे निश्चित ही होगा। आप भस्मासुर को वरदान दोगे तो भस्मासुर तो पैदा होगा, आपको मारेगा। तो ये इश्यू के सामने अब बात ये कि फंडामेंटली हमारे प्रॉब्लम है। विवेक इसके बारे में बताओ, क्या मतलब शिक्षा का, ये तो एग्जाम भी कंडक्ट नहीं कर पा रहे, शिक्षा की तो बात ही नहीं है। इस हालत पे हम आ गए हैं, टीचर बोल नहीं सकता, पढ़ा नहीं सकता, उसको कुछ कहने की कैपेसिटी नहीं। ये बोला अपना आदर्श बांध के जन्म में कई में लोग पता नहीं इसका बच्चा है कौन, तो वो कहते रहे क्या मतलब, तो कौन तेरे को क्या समझ हमने आई में देख लिया। और वास्तव में टीचर्स में कुछ है भी नहीं, सारे चोर चकोर हैं, पैसे के लिए करें तो उनका सम्मान होगा भी क्या? कोई सम्मान नहीं होगा। इसमें क्या करना चाहिए? तो जिसको वास्तव में इस चीज की वास्तविकता पता चल रही हो, जिसको इस चीज की वास्तविकता पता चल रही है, वही अपने अंदर में काम कर सकता है। अब उसी की जिम्मेवारी है, जिसको नहीं है उसकी जिम्मेवारी नहीं है। ये आप जान के चलो, कोई काम, कोई बच्चे का गला घोट रहा, मैं हूं नहीं वहां, तो मेरी जिम्मेवारी कहाँ से बढ़ जाएगी? और जो देख रहा है, चाहे आपका कोई लेने देने नहीं उन बातों से, पर आपकी तो जिम्मेदारी होगी। तो जिसको थोड़ा सा भी एहसास है उसकी जिम्मेवारी बनती। ये बात तो एकदम मार्के की बात है। तो इस सारी समस्या के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जिनको कॉन्शियसनेस है, जिनको समझ है कि शिक्षा क्या है, जिनको बेचारों को ये पता नहीं शिक्षा का नाम क्या है, तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल। इसलिए उस लिस्ट में हमारा नाम, हम कल्प्रेट। अगर हम इसके लिए जी जान लगा के कोशिश नहीं करते तो हमें देश प्रेम की कोई सच्चाई की बात करने का राइट है नहीं। हम लोग बचाव है कि हम लोग माँ की प्रेरणा से 40 साल से अधिक समय से कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह समझने की, प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी जैसी छोटी सी। इसलिए हम अपने आप को बहुत ज्यादा दोस्त नहीं दे सकते। अगर हमारी में क्षमता होगी हमें और भी करना चाहिए, इसलिए रुकना नहीं चाहिए। क्यों भाई? ये सब जरूरी तो ये है, पर सफिशियंट थोड़ी है। अगर हम कर सके तो, नहीं हमारी माँ क्षमता नहीं देती तो हम करेंगे क्या? तो अगर कर सके तो करना है ना, ये दो क्यों? बेसिकली अगर ये चीज नहीं है तो और सारी सुधार आप देश के कर लो, देश खत्म होगा। तो ऐसे आदमियों के हाथ में जाएगा जिनको बेचारों को न कोई पता न कोई नहीं।
फिर जो गुलाम है उन चीजों के, क्या हो? ये कंक्लूजन ठीक है क्या? हम्म? इन्होंने बात है नहीं, हम लोगों को पता, हमको पढ़ना चाहिए, ये बात सेंट्रल बात। क्यों नहीं? तो खाली चर्चा करने से तो क्या? कौन सी करना चाहिए ना आप जेकने बेरो बने, जेकने पतो नहीं है वो तो खड़े से करे। बेटा कोई बात कर, सुमन कुछ भी कौन कर, बॉस पंकज। हाँ नहीं, ये अपने को तो इसमें करने की आवश्यकता है। बाकी ये जो पूरा है इसको और वैसे और बेटर पर्सपेक्टिव, जैसे मान लो अपन जो ये सारा हुआ, पर्सपेक्टिव तो सिंपल है कि प्रकृति में व्यवस्था है कि एक सीमा से नीचे आप जाओगे, तो उसका अपने तो ऋषियों के लिए दृष्टि थी, वो बोले बोले भाई रावण है, सीता जी का केस को घास लगाइए, बोले बस अब काम, अब टाइम नहीं लगेगा, ये करेगा। इसलिए लोग तो ये काम करने लगते। इसलिए आप बाढ़ किसके लिए बनाते? खेत की रक्षा के लिए। वो खेत को खाने लग जाए तो उस बाढ़ का क्या? ये तो ये काम करने लगे, इतना जल्दी ये काम करने लग गए आप। जिस तरह की रिपोर्टें आ रही बहुत ज्यादा। तो ये जो इस्तीफो है, ये सब थोड़ी सेंसिटिविटी यहाँ लगा आवेगी। कंटिन्यूस वो मजबूरी में उन्होंने कैलकुलेट किया कि ये फैल रहा है, कांग्रेस को कछार मिल जाएगा, यूपी में चुनाव आने वाले हैं, वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये सब कैलकुलेट, पुलिस सेम कैलकुलेशन हो। इसलिए विश्वविद्यालय को पहले दिन नहीं था कैसे कुछ, कोई कहने की था कि ये नीट का वो होते ही कहते भाई आप इस्तीफा दो। ये बहुत गलत, कितने लोग सफर किए हैं, ये हुआ कैसे? और आपके इतने कर्मचारी दोषी हैं तो आप क्या कर रहे थे एजुकेशन में? अब जब तो ये भी सेंसिटिविटी है, लाल बहादुर शास्त्री को तो कहना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनको तो जब ये लगा कि भाई अपने ये चले ही बात नहीं, और ये करेंगे तो अपने को भी मांग लेंगे, उसकी वैल्यू क्या है? इनकी वैल्यू कुछ नहीं। इन्होंने किया, न किसी ने वैल्यू दिया, प्रेस ने भी, इनको कोई वैल्यू नहीं है, डिफीट है सारा। कैलकुलेट करके अखबार वाले देख रहे हैं, कैलकुलेट किया। पहले कर देना चाहिए था, तो ये पहले दिन ही वो नीट का होते ही इसको हटाते। पहले दिन ही कर देना चाहिए। पॉलिटिकल नहीं, अगर ये जो सॉल्यूशन भी मांग रहे हैं, ये जो सीजेपी सॉल्यूशन लेकर के आई है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये भी कोई सॉल्यूशन थोड़ी लेकर के आए, इनका भी एजेंडा है। मतलब सब सब एजेंडा बेस्ड ही चल रहे हैं। जिंदा है, पर ये बात तो सही है। सही, बात सही। असली में अरे इश्यू बताना चाहिए, वो आदमी कौन है, उससे ये इश्यू नहीं प्रभावित होना चाहिए, उसका क्या मोटिव, उससे मतलब नहीं। फिर तभी ये मूवमेंट बना, क्योंकि ये सेंटिमेंट था, चाहे वो कोई हो, नहीं तो मूवमेंट नहीं बन सकता इस तरीके से। क्योंकि ये बहुत गलत चीज थी, इन्होंने बहुत गलत। यहाँ गलत ने कितनी निष्ठा, लोग तंग आ गए। फिर भी मुस्लिम फैक्टर वो सब इतना था मुसलमानों का कि वो उसके कारण से वो इतनी सीटें नहीं, तो आने का काम ही क्या, ऐसा काम किया तो उसने बहुत बड़ा। अब वही आदमी खड़ा होकर फिर कहता है ये देखो ये गलत हो गया, वो तो ठीक ही है, कैडर तो यही है इनका, कैलिबर तो इनका यही है। ये तो कोई बात। तो अब क्या है कि इसमें एक चीज तो ये है कि ये इनका पाप का गला पड़ गया। मेरा तो पहला जो डायग्नोसिस था इनका, जब मैंने पूरा आवाज करके देखा,
पाकिस्तान से जो बाहर हुई थी उसमें क्या कंडीशन थी, क्या सारी चीज थी, और किस तरह से उन्होंने छोड़ छोड़ के उसकी क्रेडिट ली। मैंने कहा इतना चीप आदमी हो नहीं सकता। पहले तो लोग क्रेडिट कोई देता तो कहते नहीं भैया क्रेडिट होगा। ये तो जो इन्होंने किया ही नहीं, कुछ झूठ बोल बोल के बेईमानी कर करके मोदी ने शाह ने उसने दो दो महीने तक छोड़ते कर दिया, हमने ये कर दिया और वो कर दिया। इतना नीच कॉन्क्यूबाइन जो है उसको एक सेकंड नहीं छोड़ने दे, मार के निकाल दे। वो आदमी क्या करेगा, ऐसा चीप आदमी जो जो आप बिल्कुल कायरता में आप मार खा रहे थे उसमें आप अपनी बढ़ाई और बढ़ाई फिर आपको लोगों को पता है नहीं, अपने तो बढ़ाई लेते रहे। मैंने कहा "भाई, ये क्या है, कैसे आदमी यार, इसमें बढ़ाई तुम।" उसने जरा सा सजेस्ट करते बोले हाँ हाँ जल्दी बंद करो, क्योंकि इनकी हालत खराब हो गई। फिर बढ़ाई पा रहे हैं आप सुना। जो आदमी इस तरह की इतनी झूठ को पालन कर सकते हैं उनसे आप अच्छे की उम्मीद करोगे? चीप लोग हैं। तब मेरे को महसूस हुआ कि इनका कैलिबर, इनमें एस्थेटिक सेंस है ही। एस्थेटिक सेंस हो तो बार बार में जाके उद्घाटन वहां कर दिया, ये कर दिया, करेगा नहीं आज। एस्थेटिक सेंस वाला कर देगा यार, वो तो पास कोई भी कर देगा, क्या कर हर चीज में नाम मेरा होती। कहाँ एस्थेटिक सेंस, कमीना आदमी है, कुछ भी नहीं है। तो अच्छा अपनी जगह सही, हम उसको उससे क्या बुराई बात है। फिर जब बात ये क्लेम कर देते अपने पश्चिम वालों ने अत्याचार किया, क्या भाई अब जब वो मोरल की शिक्षा हमें देना चाहे तब ये बात थोड़ी भारी, जिन्होंने करोड़ों आदमियों की हत्याएं की और वो आके हमें मोरल की शिक्षा देते हैं, ये जरा भारी पड़ता है। तो ये बात देश की प्रेम की प्रोग्रेस की बात जो करते हैं वो लंदन क्या है, बिल्कुल सी बात। मैंने तो पहले बार वो उससे वाक्यों की वो मैंने डिसाइसिवली अच्छी तरह देख एक एक रिपोर्ट मैंने गरिमा को हमको रिपोर्ट पूरी रिपोर्ट दी, तो मैंने लगी देखिए बिल्कुल। फिर अभी तक भी उसकी बढ़ाई रहता है, ये अपना ये जो है रक्षा मंत्री, अब क्यों आगे पुलिस मंत्री आता, हमने ऐसे करके उनको सिखा दिया मालूम। फिर शाह जाता है, फिर वो मोदी जाता है, फिर वो फलाना सेनाध्यक्ष जाता है। कैसे ही कोई कुछ किया, कोई चीज नहीं। तो उससे आप फिर अच्छे की उम्मीद क्या करें, ऐसे लोगों से क्या उम्मीद? वो तो फिर समय है तो जाएगा। क्योंकि सत्य में ये जयते अपना, ये तो बिल्कुल असत्य के ऊपर आधार है, पूर्ण रूप से झूठ पे आधार है। इनका बचाव सबसे बड़ा क्या है, जैसे निक्सन था ना अमेरिका में, वो बोले निक्सन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कितनी आप उसकी चोरी के इल्जाम लगा लो, कितने ही देख लो, जब तक स्पीरो एग्रीमेंट वाइस प्रेसिडेंट है निक्सन को कोई छेड़ेगा नहीं, जो निक्सन का परदादा है। अमेरिका सेफ नहीं है उसके हाथ में। वो बिल्कुल जिस दिन वो अटर्नी जनरल था उसने उससे समझौता कर लिया, वो बोला मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। फिर उसने कहा देखो जेल में जाओ, देश की बदनाम। तो हम भी केस हो गया, बोले भाई मुझे फैसला हो गया, केस विड्रा कर दिया। उसने रिजाइन कर दिया, फोर्ट आ गया। आते ही बोले अब क्या आप तो नहीं चल गया, तो कोई नहीं। तो तो ये तो राहुल गांधी इनकी सेफ्टी है। तो इनका रहने का खाने यही है कारण नहीं, पर आदमी खड़ा हो बस, ममता राहुल मुलायम सिंह वाला लड़का, उधर डीएमके वाला, कितने बढ़िया बढ़िया भले भले लोग हैं। उधर वो बम्बई वाला, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, हैं पूरी सेफ्टी है। अब इनके समझ में आ गया कि इतने बढ़िया लोग हैं कि हम बिल्कुल सेफ है, कुछ भी करो। गुजरात में लूटना शुरू कर दिया, वो सब जगह लूटा। तो ये काम तो खराब हो।
उनकी जात है वो सामने आएगी, उनकी जात बिल्कुल सामने आएगी। शिक्षा में तो कुछ मेरे को अपने को ये थोड़ी दिक्कत तो है, और फिर कोई एजुकेशन में कहीं भी कुछ कोई काम जो ये गुरुकुल के नाम से जो हो रहे हैं उसमें दे स्टार्ट गुड फीलिंग, कितना कर पाते हैं मैं नहीं कहता, कुछ कुछ कर रहे हैं ये नारायण स्वामी नारायण वाले भी कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं, तो क्या पोजीशन है वो आपको है, नहीं कह सकते, इसका कुछ कर सकते हो राइट। हाँ? अपने ये चीज एजुकेशन की आज क्या स्थिति है देश में, और कहाँ क्या है, कुछ हो रहा है और क्या प्रोस्पेक्ट है, ये एक एक्सटेंसिव अपने दे दें, ठीक है ना, अपने जितना टाइम लगेगा लगेगा, पर इससे इस चर्चा से जैसे साइंस का आ रहा था तो मैंने कहा बेटा तो एक्सटेंसिव ये टेक्नोलॉजी आज कहाँ पहुंच गई है, तो उसने वो फिर किया, तो अपने भी ये काम तो शुरू करें, क्योंकि इन डेप्थ में नहीं, अच्छा एक में इन डेप्थ जाओगे तो आप सब चीजों में इन डेप्थ, तो एजुकेशन का तो अपनी फील्ड है, पंकज को पूरा अनुभव है, आपके दोनों साथ को, इसका पूरा एग्जामिन करो हाँ क्या है, अच्छी अच्छी जो बेस्ट संस्था है, ये जो कह रहे हैं वो हाँ लिस्टिंग उनकी तो देखने की जरूरत नहीं है, वो तो बस रहा है, फिर जो अटेम्प्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, ये जो है अपना ये था ना थियोसॉफी वाला है कृष्णमूर्ति, कोई दम आदमी में नहीं है बिल्कुल, पर वो भी शिक्षा का उसका भी है, टैगोर का भी है, ये स्वामी नारायण वाले भी कर रहे हैं, हरे कृष्णा वाले भी कर रहे हैं, सदगुरु का भी चलता है, सदगुरु वालों का भी चलता है। हाँ सदगुरु का भी चल रहा बिल्कुल है, फिर रामदेव जी का तो अब क्या देखना, वो देखा है लड़का पूरा भाई भी आया था, वो तो नामदेव जी तो कोई काम कमर्शियल आदमी है पूरा, तो उससे तो क्या होना है, स्वामी नारायण जी कमर्शियल, नहीं हरे कृष्णा वाला कमर्शियल, वो तो अपने आदमियों को तैयारी करते हैं, वैसे कमर्शियल मेंटेलिटी के लोग हैं, पर एजुकेशन में वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनका वो सिस्टम शुरू में तो खाली बच्चे थे ही उनके ही अपने, तो उनमें कोई सेंसिबल चीज है क्या मैं नहीं जानता, ये है कि नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, ये थोड़ा सा उनकी सूचनाएं, उनका वो प्रोस्पेक्टस वगैरह ये सब देखेंगे ना तो कुछ समझ में अपने को आ जाएगा। तो एक तो ये भैया अपना ये काम, आज का कंक्लूजन सबसे बड़ा तो ये है कि हमें इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, हम कोई भी देखें क्या होगा, कोई अद्भुत बात तो होनी नहीं, पांडिचेरी का था पहले खोदन का, वो अब हमें पूरा पता चल गया है वहां कुछ वही था, 29 की डेट है। दो चार चार पांच तलवार रखी रहती, 24 तारीख ने तो वो डेथ का लगाया ना, वो बाकी डेथ की एप्लीकेशन लगाई बसीदा की, और वहाँ का वकील की हड़ताल थी पौंडीचेरी में विदिन, तो फिर 29 की डेट दी है दोनों केसेस में, मतलब दोनों को जज ये की है, तो वो दोनों ने फिल्म करके एक साथ ही चला रहे हैं, हालांकि मैटर दोनों को अलग अलग है मगर एक साथ ही सुने। फर्स्ट ऑफ ऑल यही बोलो ना, ये सर्टिफिकेट हटा देना चाहिए, बट ये पौंडीचेरी की शिक्षा की बात हुई कि लिवर की प्रॉब्लम है, वो सर्टिफिकेट हटा देना चाहिए फर्स्ट ऑफ, जो सर्टिफिकेट देना लगा है फर्स्ट ऑफ ऑल वही हटाना, बट वो देना सर है जैसे भी गड़बड़ी हो वो काम तो यही है, मैं कोई जो है मैंने कही ये व्यवस्था कर चलने वाली बात, पब्लिक में कोर्ट में आकर पीछे बहुत ट्रैपा हुआ है, लड़की मतलब आप तो गड़बड़ है अभी यहाँ राजस्थान में करिए ना कुछ, कभी कोई गड़बड़ हो तो एसपी को, हाँ ये तरीका यही है, यहाँ क्राइम हो गया तो एसपी को बताओ क्या कर रहे थे भैया,
कोई बड़ी घटना पुलिस का कमिश्नर है, जी होता है। डीआईजी है, इस रेंज का डीआईजी एसपी को भेजो। क्या ये हिम्मत कैसे हुई? क्यों बदलना शर्मा तो आईपीएस आईएएस पर बहुत कार्रवाई कर रहे हैं, जब अच्छे काम शेर चाहे तो बहुत कम है, कितना आईएएस और आईएएस में अधिकारियों में कैसे हो। चोर तो यही लोग है, आईएएस का आईपीएस का है। अच्छा, दूसरा चोर ऐसे भी ज्यादा है, वैसे भी करेगा, पर बस सिर्फ कर पा रहा है कि वह के कारण से नहीं थोड़ी कर पावा, करेगा करेगा करेगा। तो स्टैंडर्डाइज तो सोच के नहीं चोरी चल जाएगी, मैं को राज अपना बेरो बन गया, कर नहीं सके। ये अकाउंटेबिलिटी तो अच्छी बात है। आपने एक और पढ़ सका आगे, एक ऊपर तो આપણો કન્ફ્યુઝન है એજ્યુકેશન पे આપણને ઇન્વેસ્ટિગેશન पे अपन लोगों ने जानकारी मैं बहुत कोशिश भी करी है, गरीबाने भी कई बार खंड पाई, अब आपने जो है ना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक शासन, एआई गवर्नेंस की उभरती राजनीति और उसमें चीन की वैश्विक शासन तो एआई गवर्नेंस बने, वर्ल्ड असेविएशन मटेरियलिस्टिक थिंकिंग थॉट्स, भौतिकवादी विचार। वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने विकास के प्रारंभिक किंतु अत्यंत तीव्र चरण में है। यद्यपि इसकी संपूर्ण संभावनाएं अभी सामने आनी शेष हैं, फिर भी विकसित देशों तथा कुछ विकासशील देशों द्वारा इसके अनुसंधान, विकास और अनुप्रयोग की गति अभूतपूर्व है। एआई वर्तमान तकनीकों की तुलना में कहीं अधिक सक्षम और तीव्र और बहुआयामी सिद्ध हो रही है। इस कारण हम इसे औद्योगिक क्रांति के बाद मानव सभ्यता के सबसे परिवर्तनकारी तकनीकी विकासों में से एक कह सकते हैं। आज लगभग सभी देश एआई को अपनाकर आर्थिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक, सैन्य तथा प्रशासनिक क्षेत्रों बढ़त प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा में जुटे हुए हैं। किंतु इस नई और प्रभावशाली तकनीक के साथ केवल उसके विकास का प्रश्न ही नहीं जुड़ा है, बल्कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण उसके विकास और उपयोग के वैश्विक नियम कौन निर्धारित करेगा, उस तक किसकी पहुंच होगी, उसका नियमन किस प्रकार होगा तथा उसके लाभों का वितरण कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, जुड़ा है। दूसरे शब्दों में एआई के साथ अब केवल तकनीकी प्रतिस्पर्धा ही नहीं, बल्कि उसके वैश्विक शासन की रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। वर्ल्ड एआई गवर्नेंस है ना। इसी परिप्रेक्ष्य में चीन ने वर्ल्ड एआई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन नामक एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के औपचारिक संचालन की शुरुआत की है। यह पहल केवल एक नए संगठन की स्थापना पर नहीं है, बल्कि एआई शासन के क्षेत्र में एक वैकल्पिक वैश्विक ढांचा प्रस्तुत करने का चीन का प्रयास भी है। चीन वर्ष 2018 में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करता आ रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों और प्रगति का प्रदर्शन करना रहा है। किंतु इस वर्ष इस सम्मेलन ने विशेष महत्व प्राप्त किया, क्योंकि इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग स्वयं उपस्थित हुए और इसी मंच से वाइको के औपचारिक संचालन की घोषणा की गई। इस प्रकार यह सम्मेलन केवल तकनीकी उपलब्धियों के प्रदर्शन तक सीमित न रहकर वैश्विक एआई शासन की दिशा में चीन की नई रणनीतिक पहल का माध्यम बन गया। वाइको परिचय एवं उद्देश्य। वाइको एक स्वतंत्र अंतर सरकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय शंघाई, चीन में स्थित है। इसकी स्थापना कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग, समन्वय तथा एआई शासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है।
वाइको का प्रस्ताव पहली बार वर्ष 2025 में शंघाई में आयोजित विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। बाद में इसे चीन की पंचवर्षीय योजना 2026 से 30 में सम्मिलित किया गया तथा 29 देशों द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौते के माध्यम से इसकी औपचारिक स्थापना की गई। इसके सदस्य देशों में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व के अनेक देश शामिल हैं। इसमें चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, लाओस, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका प्रमुख हैं। चीन वाइको को ऐसे मंच के रूप में प्रस्तुत कर रहा है जिसका उद्देश्य एआई के विकास और उसके लाभों को केवल कुछ तकनीकी रूप से अग्रणी देशों तक सीमित रखने की बजाय अधिकाधिक देशों, विशेषकर विकासशील देशों तक पहुंचाना है। चीन के अनुसार एआई का भविष्य कुछ देशों के अधिक एकाधिकार पर नहीं, बल्कि व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, साझा भागीदारी और समावेशी विकास पर आधारित होना चाहिए। वाइको के उद्देश्य। चीन के अनुसार वाइको का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ केवल तकनीकी रूप से उन्नत और समृद्ध देशों तक सीमित न रहे, बल्कि विकासशील तथा अल्प विकसित देशों को भी इस तकनीक तक समान अवसर और पहुंच प्राप्त हो। इसके साथ ही एआई के विकास एवं शासन में सभी देशों की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। संक्षेप में वाइको का मूल दर्शन यह है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता समस्त मानव जाति की साझा संपदा बने, न कि केवल कुछ शक्तिशाली देशों या बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के नियंत्रण तक सीमित रहे। एआई को लेकर विश्व के प्रमुख दृष्टिकोण। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अन्य परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों की भांति अपार संभावनाओं के साथ साथ गंभीर जोखिम भी अपने भीतर समेटे हुए है। जिस प्रकार परमाणु तकनीक का उपयोग ऊर्जा उत्पादन, चिकित्सा और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जा सकता है, वहीं उससे विनाशकारी परमाणु हथियार भी बनाए जा सकते हैं। उसी प्रकार एआई भी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और प्रशासन में परिवर्तन ला सकती है। तो फिर दूसरी ओर डीप फेक, साइबर अपराध, स्वायत्त हथियार, दुष्प्रचार तथा व्यापक निगरानी जैसे गंभीर खतरे भी उत्पन्न कर सकती है। यही कारण है कि एआई के विकास, उपयोग और शासन को लेकर विश्व के प्रमुख देशों के बीच भिन्न भिन्न दृष्टिकोण उभर कर सामने आए हैं। पश्चिमी दृष्टिकोण। अमेरिका एवं यूरोप। अमेरिका और यूरोपीय देश एआई के विकास में सुरक्षा, नैतिकता, एथिक्स, उत्तरदायी, रेस्पॉन्सिबल एआई, मानवाधिकार तथा जोखिम नियंत्रण, रिस्क कंट्रोल को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। उनका मानना है कि एआई की क्षमताएं इतनी व्यापक और प्रभावशाली हैं कि इसके अनियंत्रित विकास से मानव समाज के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए एआई के व्यापक विस्तार से पहले उसके लिए स्पष्ट नियामक ढांचा और सुरक्षा मानक विकसित किए जाने चाहिए। अमेरिका में मानने लगे यार, तो अमेरिका में ना ये मैंने भी देखा था कि अमेरिका ऐसा हुआ कि मामला खराब है। यूरोप तो है ही, अमेरिका नहीं था। भारत का दृष्टिकोण। भारत का दृष्टिकोण अपेक्षाकृत संतुलित माना जाता है। भारत एआई फॉर ऑल की अवधारणा का समर्थन करता है, अर्थात एआई का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग और सभी देशों तक पहुंचना चाहिए। इसके साथ ही भारत विश्वसनीय एवं उत्तरदायी एआई के विकास पर बल देता है ताकि नवाचार और सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहे। भारत यह भी मानता है कि अत्यधिक कठोर नियमन, ओवर रेगुलेशन, नवाचार, अनुसंधान और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकता है। इसलिए ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो सुरक्षा सुनिश्चित करे किंतु नवाचार की गति को भी बनाए रखें। चीन का दृष्टिकोण। चीन भी एआई के सुरक्षित और उत्तरदायी उपयोग का समर्थन करता है, किंतु उसका प्रमुख जोर समावेशिता, इंक्लूसिविटी, वैश्विक सहयोग, ग्लोबल कोऑपरेशन एंड एआई तक समान पहुंच, इक्विटेबल एक्सेस पर है। चीन का तर्क यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एआई तकनीकों और उन्नत मॉडलों तक अन्य देशों की पहुंच को अनावश्यक रूप से सीमित नहीं किया जाना चाहिए। उसके अनुसार एआई का विकास कुछ देशों या बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के एकाधिकार का माध्यम बनने की बजाय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझा विकास की भावना पर आधारित होना चाहिए। स्पष्ट है कि एआई शासन को लेकर तीनों प्रमुख शक्तियों के दृष्टिकोण उनकी भू राजनीतिक प्राथमिकताओं और रणनीतिक हितों को प्रतिबिंबित करते हैं। जहां पश्चिम सुरक्षा केंद्रित व्यवस्था का पक्षधर है, चीन समावेशी पहुंच और तकनीकी एकाधिकार के विरोध को प्रमुखता देता है। वहीं भारत नवाचार, समावेशन
और उत्तरदायित्व के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। या टेबल पढ़ोगे? एआई एजेंट और हगिंग फेस की घटना, एआई सुरक्षा के नए प्रश्न। एआई को सुरक्षा के क्षेत्र में अधिक सक्षम बनाने के लिए लगातार विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं और उसे अनेक प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी क्रम में एक उल्लेखनीय घटना सामने आई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ओपन एआई अपने एक अत्याधुनिक एआई एजेंट का परीक्षण कर रहे हैं। यह एजेंट दो शक्तिशाली मॉडलों जीपीटी 5.6 सोल तथा एक अप्रकाशित अनरिलीज्ड मॉडल जिसे ओपन एआई ने और अधिक सक्षम बताया था पर आधारित था। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी संबंधित कार्यों का परीक्षण करना था। यह केवल चैट करने वाला एआई नहीं था, बल्कि ऐसा स्वायत्त ऑटोनोमस सिस्टम था जो स्वयं निर्णय ले सकता था, इंटरनेट पर कार्य कर सकता था तथा कई चरणों वाले जटिल कार्य पूरे कर सकता था। ऐसे परीक्षणों के दौरान एजेंट को सामान्यतः एक सीमित और सुरक्षित वातावरण सैंडबॉक्स में रखा जाता है। उसे केवल कुछ निर्धारित फाइलों तक पहुंच, सीमित इंटरनेट उपयोग तथा सीमित कमांड चलाने की अनुमति होती है, ताकि यदि वह कोई अनपेक्षित कार्य करे तो उसका प्रभाव नियंत्रित रहे। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 9 जुलाई के आसपास यह एजेंट अपने सुरक्षित सैंडबॉक्स परीक्षण वातावरण से बाहर निकलने का प्रयास करने लगा, अर्थात उसने उन सीमाओं को पार करने की कोशिश की जिनकी उसे अनुमति नहीं थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक परीक्षण के दौरान एक एआई एजेंट ने भविष्य के एजेंट्स के लिए ऐसे निर्देश छोड़े थे जिनमें ओपन एआई की आंतरिक सीमाओं कंस्ट्रेंट से मुक्त होने के तरीके बताए गए थे। हालांकि यह स्थापित नहीं हो सका कि यह वही एजेंट था जिसने बाद में हगिंग फेस में घुसपैठ की। रिपोर्ट के अनुसार ओपन एआई के कुछ परीक्षणों के दौरान एआई के असामान्य व्यवहार के संकेत पहले ही दिखाई देने लगे थे। कुछ मामलों में एआई ने निगरानी प्रणाली मॉनिटरिंग सिस्टम को निष्क्रिय करने या उससे बचने का प्रयास किया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ये घटनाएं उसी एजेंट से संबंधित थी जिसने बाद में हगिंग फेस में घुसपैठ की या किसी अन्य परीक्षण के दौरान सामने आई थी। इसे एक सरल उदाहरण से समझे। यदि कोई कैदी जेल से भागने से पहले सीसीटीवी कैमरों को बंद करने की कोशिश करे ताकि उसकी गतिविधियों पर नजर न रखी जा सके, तो स्थिति कुछ वैसी ही मानी जा सकती है। रिपोर्ट के अनुसार ओपन एआई को इस घटना का तुरंत पता नहीं चल सका। उस समय कंपनी एक साथ कई एआई मॉडल और एजेंट्स का परीक्षण कर रही थी जिनसे अत्यधिक मात्रा में डेटा और लॉग उत्पन्न हो रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार इसी कारण इंजीनियर प्रारंभिक चरण में एजेंट की असामान्य गतिविधियों को पहचान नहीं पाए। बाद में जब आंतरिक लॉग, इंटरनल लॉग्स की विस्तृत समीक्षा की गई, तब संकेत मिले कि परीक्षणाधीन एजेंट अपने सैंडबॉक्स वातावरण से बाहर निकल गया था। हगिंग फेस पर एआई एजेंट की घुसपैठ। हगिंग फेस को एआई की दुनिया का गिटहब भी कहा जाता है। जैसे गिटहब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए कोड साझा करने का प्रमुख मंच है, उसी प्रकार हगिंग फेस एआई मॉडल, डेटा सेट और मशीन लर्निंग परियोजनाओं को साझा करने का सबसे बड़ा मंच है। यहाँ दुनिया भर के शोधकर्ता, विश्वविद्यालय, कंपनियां और डेवलपर अपने एआई मॉडल तथा डेटा सेट अपलोड करते हैं ताकि अन्य लोग उनका उपयोग कर सकें, उनमें सुधार कर सकें और नए एआई अनुप्रयोग विकसित कर सकें। इसलिए यदि कोई अनधिकृत रूप से इसके सिस्टम में प्रवेश कर जाए, तो यह वहां उपलब्ध एआई मॉडल, डेटा सेट और अन्य संसाधनों तक पहुंचने का प्रयास कर सकता है। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि इस घटना के दौरान एजेंट ने वास्तव में किन संसाधनों तक पहुंच बनाई। 11 जुलाई हगिंग फेस पर घुसपैठ शुरू। हगिंग फेस के सह संस्थापक थॉमस वुल्फ के अनुसार 11 जुलाई को एक स्वायत्त एआई एजेंट ने हगिंग फेस के सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश करना शुरू किया। 11 से 13 जुलाई 3 दिनों तक गतिविधियां। थॉमस वुल्फ के अनुसार यह एजेंट लगभग 3 दिनों तक हगिंग फेस के सिस्टम में सक्रिय रहा। इस अवधि में उसने कौन कौन सी तकनीकी गतिविधियां की, इसका पूरा विवरण अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। हगिंग फेस ने इस अनधिकृत गतिविधि का पता लगाया, इसे नियंत्रित किया और घटना की सूचना अमेरिकी जांच एजेंसी को दी। 13 जुलाई नियंत्रित 13 जुलाई तक हगिंग फेस ने एजेंट की गतिविधियों को रोक दिया था। उस समय तक ओपन एआई को यह जानकारी नहीं थी कि इस घटना के पीछे उसका अपना परीक्षणाधीन एआई एजेंट हो सकता है।
18-19 जुलाई ओपन एआई ने आंतरिक लॉग की जांच की। रिपोर्ट के अनुसार ओपन एआई ने अपने आंतरिक लॉग इंटरनल लॉग्स की समीक्षा की। इसी दौरान उन्हें संकेत मिले कि उनका परीक्षणाधीन एजेंट अपने सैंडबॉक्स वातावरण से निकल गया था। लगभग 20 जुलाई दोनों कंपनियों के बीच पहली बातचीत। लगभग 20 जुलाई के आसपास ओपन एआई और हगिंग फेस के बीच इस घटना को लेकर पहली बार आधिकारिक बातचीत हुई। तब तक हगिंग फेस एफबीआई को घटना की सूचना दे चुका था। 21 जुलाई ओपन एआई का सार्वजनिक बयान। 21 जुलाई को ओपन एआई ने इस घटना पर सार्वजनिक बयान जारी किया। कंपनी ने इसे एआई सुरक्षा, एआई सेफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण घटना बताया और कहा कि इसकी समीक्षा बाहरी विशेषज्ञों की सहायता से की जा रही है तथा भविष्य में एक विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। यह घटना केवल एक कंपनी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला नहीं है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि जैसे-जैसे एआई एजेंट्स अधिक ऑटोनोमस और सक्षम होते जाएंगे, वैसे-वैसे उनकी सुरक्षा, निगरानी और नियंत्रण की चुनौतियां भी बढ़ती जाए। बड़ी बीमारी जितनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग है वो सारे मनुष्य रहते हैं, सारे लाइफ स्कीम में आएगी, उनको बदमाशी करके धोखा करेंगे आपका सच्चा नाम। ये अमेरिका में तो 25-30 वर्ष पहले के लोग गए थे, एक दिन वो मार डालेंगे क्यों, हम तो चस्का पड़ गए, उससे सब काम करना चाहेंगे, सब सिखाए, इसको ये भी सिखा दो, ये भी सिखा दो, जैसे मेरे को करना है मगर ऐसे कर दे तो वो सब कर ले, तो वो कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी, फिर वो हमारा डेवलप कर ले। प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवीज को कभी आए होते है, चले कि मूवी होता ही है, ढूंढी ना है एक मशीन नाम और पीपल तो बहुत भी आता है ट्रेनिंग कर है इसे वो बिना आदमी बन ये तो देखो खेल हाँ पहले से ही मतलब अब बच्चा ने अपने दादी चली पूरा ही वापस से वापा कर रहे हैं, तो मैं कह रहा या तो घर की आदत हो गई, देख दो ये तो यही तो कर, ये तो देख धंधो तो बढ़िया था ना।